आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन तक राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में हजारों करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आज राजस्थान का दौरा करेंगे। सीकर में कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। सल्फर लेपित यूरिया की नई किस्म भी लॉन्च की जाएगी। सीकर में प्रधानमंत्री 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त लाभार्थियों को देंगे। प्रधानमंत्री ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों की ऑनबोर्डिंग का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री की सीकर में जनसभा भी होनी है। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्री गंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। बारां, बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 250 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री आज राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में 860 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन 28 जुलाई को प्रधानमंत्री गांधीनगर में होंगे। यहां वो महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। यहां उनकी जनसभा भी होनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर के राजभवन में जनजातीय समूह पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति इस समय ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस वर्ष के विषय सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष है, उसका शुभारंभ करेंगी। दसाबतिया तमांडो में विश्वविद्यालय के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी जाएगी। लोकसभा में कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी आज अपतट क्षेत्र के खनिज संशोधन विधेयक 2023 को पेश करेंगे। जन विश्वास बिल को भी चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कानून मंत्री निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा और इसे पारित करने का प्रस्ताव लोकसभा में करेंगे पेश। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर बयान देंगे। इसके अलावा चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। संसद का मानसून सत्र लगातार 5वें दिन भी मणिपुर हिंसा मुद्दे पर बाधित रहा। सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद शोरगुल के बीच वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। 6 विधेयक भी पेश किए गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग की। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से पीयूष गोयल ने कहा कि महिला सुरक्षा पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर भी बात हो। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के अंतर्गत कई नोटिस मिले। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पकालिक चर्चा की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुकी है। राज्यसभा में नारेबाजी और शोर शराबे के बीच संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया गया और लगभग 30,000 युवाओं को नौकरी मिली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के रूप में एक डिजिटल मंच की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री ने भोपाल में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मैराथन बैठक की। रात 8 बजे शुरू हुई बैठक आधी रात तक चली।
अमित शाह के साथ बैठक में पार्टी के मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर चर्चा की गई। चुनावी रोड मैप को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर लगी रोक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर फिर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से सर्वे पर रोक बरकरार रहेगी। एएसआई ने कल हाईकोर्ट में कहा था कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। ईडी के समन के बावजूद रांची में न्यूक्लियस मॉल के मालिक और व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के खिलाफ नया समन जारी कर 31 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल वो पेश नहीं हुए थे। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी के आरोप में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। अगले 3 दिन तक शिमला में बारिश रहेगी और इन दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी रखा। शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की भी संभावना। बाढ़ प्रभावित सेंज घाटी के अपने दौरे पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा कि यहां सड़क के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ, जिससे केंद्र सरकार की मदद के बिना बहाल करना संभव नहीं है। मुंबई में मौसम विभाग ने आज के लिए मुंबई शहर और उपनगरीय क्षेत्र के लिए अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। इसे देखते हुए शहर के सभी स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी है। मुंबई में बिगड़ते मौसम के मद्देनजर बीएमसी ने मुंबई के सभी नागरिकों से सतर्क रहने के साथ साथ घर के अंदर रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड में 30 जुलाई तक सभी जिलों के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई। कहीं भारी बारिश तो कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि देहरादून के गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन हो सकता है। लोगों से वर्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा 3 बॉर्डर मार्ग सहित कुल 304 सड़कें बंद होने के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं तेलंगाना के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। चेतावनी दी गई है। राज्य के कई इलाकों में काफी तेज बारिश हो सकती है। यहाँ तालाबों और नदियों में उफान की वजह से कई स्थानों पर सड़क यातायात बंद। तेलंगाना के मुलुगु में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ के कारण 42 पर्यटक फंस गए। एनडीआरएफ की टीम पुलिस के साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम कर रही है। पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की G20 देशों के बीच अंतिम बैठक चेन्नई में चल रही है। इसमें करीब 300 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की सचिव लीना नंदन ने ये कहा कि कार्य समूह के तहत भारतीय प्रेसिडेंसी ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया और इनके परिणामों पर चर्चा की जा रही है। G20 देशों के बीच चेन्नई की बैठक में 3 प्रमुख क्षेत्रों भूमि बहाली, चक्रीय अर्थव्यवस्था और नीली अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से विचार विमर्श हो रहा है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के लिए ड्राई डे की सूची जारी की। मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और मिलाद उन नबी पर शराब की बिक्री पर लगेगी रोक। 30 साल से अधिक समय के बाद श्रीनगर में गुरु बाजार से डल गेट तक शिया समुदाय मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं। समय सुबह 6 से 8 बजे तक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों को एक नया जत्था आज हुआ रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस बार जम्मू कश्मीर प्रशासन के कई इंतजाम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानने के लिए बैठक बुलाई। विभाग ने प्रदर्शन से उपराज्यपाल संतुष्ट नजर आए, लेकिन कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने कृषि कार्य में सुगमता के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। कहा कि स्वयं सहायता समूह को रियायती दर पर मिलेंगे ड्रोन। पूनों में नर चीता प्रभास और मादा चीता वीरा का बाड़े में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दोनों चीते स्वस्थ हैं। अगले स्वास्थ्य परीक्षण तक दोनों को बाड़े में रखा जाएगा।
पूनो नेशनल पार्क में डॉक्टर्स की एक टीम दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों के साथ चीतों की स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। अब तक 6 चीतों की रेडियो कॉलर हटाए गए। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 2 अगस्त को होगी। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी टैक्स लगाने के तौर तरीकों पर होगी चर्चा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय आज भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन के 3रे संस्करण का आयोजन कर रहा है। उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण जैसे विषय पर शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की संभावित रणनीतियों को विकसित करना, उन चुनौतियों का समाधान करना जो भारत और दुनिया भर में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग को आकार देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एफटीए विश्व को जोड़ना वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। कल सम्मेलन का समापन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के संबोधन से। वित्त मंत्री ने अमेरिका के विशेष जलवायु दूत जॉन केरी से मुलाकात की। जलवायु, आर्थिक, रणनीतिक, प्रौद्योगिकी सहयोग लक्ष्य हासिल करने के लिए दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों और प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र में देश को एक विकसित और आधुनिक राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने में मददगार सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एफसीआई ने 5वीं नीलामी में 1 लाख टन गेहूं और 100 टन चावल की बिक्री की। एफसीआई चावल, गेहूं और आटा के खुदरा मूल्य को काबू में रखने के लिए साप्ताहिक आधार पर नीलामी आयोजित करता है। लगातार बढ़ती महंगाई के चलते अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस अंकों की बढ़ोतरी की। इसके साथ ही ब्याज दरें 22 साल के उच्चतम स्तर पर। मेटा को भारत में उद्यमिता, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया गया। मेटा के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष निक क्लेग ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। सरकार ने बिक्री पेशकश के माध्यम से रेल विकास निगम लिमिटेड में अपनी 5.36% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया। इससे सरकारी खजाने को 1329 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। महिंद्रा समूह ने आरबीएल बैंक में 4.9 हिस्सेदारी खरीदी। शेयर्स में से 7% से अधिक का उछाल आया। क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में 2 जालसाजों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। 1 करोड़ नगद बरामद। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक ने 50-50% हिस्सेदारी वाला एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की घोषणा की। दोनों कंपनियां इसमें 15 करोड़ डॉलर का निवेश करेंगी। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। पीएसी के देश में 48 चुनित स्थानों पर आधार संबंधित सेवाओं की सुविधा को प्रदान किया जाएगा। नाइजर में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम को आज राष्ट्रपति गार्ड के सैनिकों ने पकड़ लिया। सेना ने अगला नोटिस तक जो है उस देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की है। पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास के प्रमुख ने कहा कि बेनिन के राष्ट्रपति पेट्रिस टैलोन क्षेत्र में अशांति की नई लहर के बाद मध्यस्थता के लिए नाइजर जा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने नाइजर में बल द्वारा सत्ता पर कब्जा करने और लोकतांत्रिक शासन को कमजोर करने के किसी भी प्रयास की निंदा की। गुतरेस ने नाइजर के राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन का वायदा किया। नाइजर के मौजूदा हालात पर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी चिंता जताई। नाइजर में सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास की निंदा की। अमेरिका में नौसेना के 2 लड़ाकू पायलट और एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने कांग्रेस में उड़न तश्तरियों को पकड़ने पर गवाही दी। कहा कि अमेरिका सरकार के पास अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जुड़े कई सबूत मौजूद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के कैथेड्रल पर हमले और काला सागर अनाज समझौते पर हुई चर्चा। संयुक्त राष्ट्र ने रूस और यूक्रेन से मौलिक मानवाधिकार का सम्मान और इसे सुरक्षित रखने की अपील की। अमेरिका ने कहा कि सभी देशों को रूस से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमलों को रोकने के लिए काला सागर अनाज पहल का जो विस्तार है इसे करने के लिए आग्रह करना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने कहा कि द्विपक्षीय देश में अल्पसंख्यक तमिल्स के जातीय मेल मिलाप के जटिल मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को चर्चा में भाग लेना चाहिए।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु से मुलाकात की और व्लादिमीर पुतिन का एक जो पत्र है उसे सौंपा और बदले में किम ने एक सैन्य प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया। ग्रीस के जंगलों में लगी आग की चपेट में कई रिहायशी इलाके, आग की वजह से 2 लोगों की जान